हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स क्लास 9 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर मोशन की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके स्कूल एग्जाम के हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। हमेशा स्कूल में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लो जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो कहानी कुछ ऐसे है। वी हैव अ ट्रैक हुज डायमीटर इज 200 मीटर और एथलीट इसे एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकेंड्स लेता है। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? तो भाई पहले ये समझिए कि डायमीटर आपको कितना दे रखा है। डायमीटर इज 200 मीटर। पेपर में ऐसे ही आपको प्रेजेंट करके आना है। और टाइम कितना लिया इसने? 40 सेकेंड्स। टाइम टेकन इज 40 सेकेंड। अब आपके पास टोटल टाइम जो है, जिस टाइम के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, दैट टाइम इज 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब हो गया 2 इंटू 60 प्लस ये 20 वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास आ गया 140 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो एथलीट है वो 140 सेकेंड्स के लिए इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूमता है या भागता है। अब मान लीजिए इसने इस पॉइंट से शुरू किया, यहां से एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक 40 सेकेंड्स। 2 चक्कर पूरे करने में कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक 80 सेकेंड्स। 3 चक्कर पूरे करने में कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक 120 सेकेंड्स। यानी कि 3 राउंड्स कंप्लीट करने में 120 सेकेंड्स लग जाएंगे। बट हमारे पास टाइम कितना है? 140 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स तो अभी बचे हुए हैं। ध्यान से समझिए, 3 राउंड्स पूरे करने में फॉर 3 राउंड्स, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड इज फॉर 3 राउंड्स, टाइम रिक्वायर्ड इज 120 सेकेंड। तो इसका मतलब 140 सेकेंड्स में कितने राउंड्स पूरे हो जाएंगे? 3 तो कंप्लीट हो जाएंगे, बट आधा राउंड और पूरा हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से समझो बच्चों, क्योंकि 40 सेकेंड्स एक राउंड को लगते हैं, तो 20 सेकेंड्स में डेफिनेटली आधा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंचा होगा। ये होगी स्टोरी इसकी। मींस 3 राउंड इसने कंप्लीट किए और आधा राउंड ऐड कर दिया, यानी कि टोटल राउंड्स कंप्लीटेड बाय दिस एथलीट इज 3.5। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन में भी कर सकते थे कि 120 सेकेंड्स में कितने राउंड्स पूरे होंगे। 140 था, 140 था, तो 140 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 40 सेकेंड्स। ये आपके पास आ जाएगा 3.5। तो 3.5 राउंड्स कंप्लीट हो गए। तो डिस्टेंस कवर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? एक राउंड पूरा करने में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 2 पाई आर। तो 3.5 राउंड्स कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितना कवर होगा? मल्टीप्लाई बाय 3.5। आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 पाई, पाई कितना है? 22 बाय 7 आर। रेडियस, रेडियस कितना होगा? हाफ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर आपको दे रखा है 200, हाफ कर दिया 100, मल्टीप्लाई बाय 3.5। 3.5 को लिखा जा सकता है 7/2। यू कैन राइट डाउन हियर 7/2। ये 2 से 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। ये आपके पास आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस कम्स आउट 2200 मीटर। यानी कि जो डिस्टेंस कवर हुआ बच्चों वो है 2200 मीटर। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्टार्ट पॉइंट ए था, एंड पॉइंट बी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये सीधी लाइन आएगी, विच विल रिप्रेजेंट डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक।
which means that displacement in this case is going to be 200 meter. तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी, एक डिस्टेंस कितना कवर होगा और एक डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस विल बी 2200 मीटर एंड डिस्टेंस विल बी 2200 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Joseph jogs from one end A to the another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes. तो जोसेफ है A पॉइंट से B पॉइंट तक एक सीधी सड़क है, वहां पे चलता है. ठीक है, 300 मीटर लंबी सड़क है और ये 2 मिनट लेता है. 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकेंड्स लेता है. राइट, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड. 30 सेकेंड से मैंने ध्यान नहीं दिया तो प्लस 30 कर दीजिए. दिस कम्स आउट 150 सेकेंड. एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट C. यानी कि A से B तक गया, फिर B से C तक वापिस आया और ये 100 मीटर ये वापिस आ गया. और 100 मीटर वापिस आने में इसने 1 मिनट लिया. 1 मिनट का मतलब हो गया बच्चों इसने 60 सेकेंड लिए. राइट. क्वेश्चन इज व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन द जॉगिंग फ्रॉम A to B एंड देन फ्रॉम A to C. चलिए पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की. तो एवरेज स्पीड कहां से कहां तक बात होगी, पहले A से B तक बात करते हैं. A से B तक एवरेज स्पीड फ्रॉम A to B. A से B तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम है, स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आया. तो एवरेज स्पीड लिखनी हो फ्रॉम A to B तो एवरेज V एवरेज, यहाँ पे V स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम था मेरे पास 150. दिस कम्स आउट 2 मीटर पर सेकेंड. इनफैक्ट इस दौरान एवरेज वेलोसिटी भी सेम रहेगी. क्यों भाई? क्योंकि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया. जितना डिस्टेंस है उतनी ही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. इट रिमेन्स 300 मीटर. तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लिखनी हो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, टाइम वही रहेगा. तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी, एवरेज वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, फ्रॉम A to C. ये A पार्ट हो गया. और B पार्ट में क्या पूछा है, फ्रॉम A to C. अब A to C की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन और एवरेज वेलोसिटी की कैलकुलेशन अलग आएगी. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. A से B तक डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 300. B से C तक कितना हो गया, 100. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 150 सेकेंड आगे जाने का और 60 सेकेंड पीछे आने का. 150 प्लस 60 ये आ गया मेरे पास 400 डिवाइडेड बाय 210. राइट, इट इज 210. दिस कम्स आउट 40 बाय 21 मीटर पर सेकेंड. अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशन कैसी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट को समझो बच्चों. इस बार डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी कि सीधा A से लेके C तक. A से C तक डिस्प्लेसमेंट ये 300 आगे गया था, 100 पीछे आया है, तो ये कितना बच जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 200 मीटर. यानी कि एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा 200 मीटर और टाइम कितना लगेगा, टाइम टोटल ही लेना है, 150 आगे जाने का और 60 सेकेंड पीछे आने का, यानी कि टोटल टाइम 210 सेकेंड ही लिया जाएगा. तो ये आपके पास आ जाएगा 20 बाय 21 मीटर पर सेकेंड. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब्दुल भाई साहब की बात हो रही है. अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic
and average speed is 30 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed of Abdul's trip? तो कहानी क्या है, अब्दुल समझो ए से बी तक गया और फिर वापिस बी से ए तक आया. ठीक है, उसके जाने की स्पीड कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और उसके वापिस आने की स्पीड हमें दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर. हमसे पूछा गया इस पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी. आमतौर पे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं. बच्चे क्या करते हैं कि सीधा एवरेज निकाल देते हैं 20 + 30/2. ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई फार्मूला ही नहीं होता. जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा. टोटल डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस और वापस आने का डिस्टेंस, क्योंकि रूट सेम है तो डिस्टेंस सेम रहेगा. मान लीजिए इधर से x है तो वापसी के टाइम पे भी ये कितना होगा x, तो x + x मेरे पास कितना हो जाएगा 2x अपॉन टोटल टाइम टेकन, जाने का टाइम और वापस आने का टाइम. टाइम की कैलकुलेशन को अलग से समझेंगे. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब अगर मुझे टाइम निकालना हो तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके या रीअरेंज करके मेरे पास टाइम की वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. राइट, अब हमने ये डिस्टेंस कितना एज्यूम किया, x. जाने का टाइम, a से b तक जाने का टाइम देखना है, डिस्टेंस कितना होगा x. स्पीड जाने के टाइम पे कितनी है 20. वापिस आते हुए b से a तक आते हुए डिस्टेंस विल रिमेन सेम, बट स्पीड 20 की जगह कितनी हो गई है 30 हो गई है. तो हमने दोनों टाइम्स निकाल लिए, जाने का टाइम यानी कि a से b तक का और वापिस आने का टाइम यानी कि b से a तक का. ये 2x हो गया. a से b तक का कितना हो गया x/20, वापिस आने का x/30. अब यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर आप देखोगे तो x/10 कॉमन आ जाएगा. यहाँ पे बचेगा 1/2 प्लस 1/3. राइट, ये बच्चों x से x कट जाएगा, ये 10 घूम के ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 20 अपॉन 1/2 प्लस 1/3. यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले सकते हो, ये हो जाएगा 3 + 2/6 एलसीएम लेके. ये आपके पास सॉल्व करने पे ये डिनोमिनेटर में है तो ये 20 × 6/5 हो जाएगा. दिस कम्स आउट 24. यूनिट्स क्या रखेंगे, ध्यान दो, यूनिट्स पहले किसमें थे, किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे भी किसमें थे, किलोमीटर पर आवर में. तो आपके आंसर में भी क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर. ध्यान दो, यहाँ पर ये 25 नहीं आया, मन पापी होता तो आप कहते 20 + 30/2, आपका 25 बन जाता. बट यहाँ पे जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वहां पे उसके हिसाब से 24 किलोमीटर पर आवर आएगा. इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जब डिस्टेंसेस बराबर हो तो आप लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो. आप लोग क्या यूज कर सकते हो, शॉर्टकट. आप सीधा V एवरेज का फॉर्मूला लिख सकते हो. V एवरेज = 2V1 V2 अपॉन V1 + V2. राइट, ये आप कर सकते हो. दैट्स ग्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, अ मोटरबोट starting from rest on a lake accelerates in a straight line at constant rate of 3 m/s². Starting from rest यानी कि u की वैल्यू कितनी है 0 m/s. ये कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट हो रही है तो एक्सेलरेशन कितनी है 3 m/s² for a time of 8 seconds. How far does the boat travel during this time? इस टाइम के दौरान बोट कितना आगे मूव कर गई. यू कैन सिंपली अप्लाई S = ut + ½ at². S आपको कैलकुलेट करना है, u कितना है 0, टाइम कितना है 8 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 3, टाइम कितना है 8² तो S की वैल्यू कितनी होगी 3/2 × 64, ये होगा 3 × 32 which comes out 96 meter, which is our required answer. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीधा सीधा एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला. राइट,
आगे बढ़ेंगे। A driver of a car traveling at 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स। भैया ब्रेक अप्लाई हो रही है, रिटार्डेशन का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। बी, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। देखो बेटा, ये एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ के बारे में बात की गई है, बट एक्चुअली ग्राफ वहां पर है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास कोई बहुत बड़ी ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में था तो कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए, मैंने लिख लिया। तो यहां पर देखते हैं, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। मैं कुछ इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से बनाऊंगा। ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन क्वेश्चन, आप लोग इस टाइप को कैसे कर सकते हो। तो एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। तो भैया गाड़ी की पहले वेलोसिटी कितनी थी? 52 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कुछ खास कटेगा तो नहीं, राइट। तो ये हमारा आएगा तो मीटर पर सेकंड में। अगर मैं यहाँ पे इसको काटूंगा भी तो 2 के टेबल पे ही कटेगा, ये बनेगा 26 इंटू 5/9, ये हो जाएगा 130/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो कार की इनिशियल स्पीड है वो हमारे पास 52 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये ऑन कैलकुलेशन, अगर मेरी कैलकुलेशन सही हो तो 130/9 मीटर पर सेकेंड बन जाएगी। उसके आगे लिखा है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बेटा ग्राफ दिया ही नहीं है, तो इसलिए मैं तो इसे खुद ही बना रहा हूं। तो ये लीजिए, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि ए से बी तक गाड़ी की स्पीड, जो कार की स्पीड है, दैट रिमेन्स 52 किलोमीटर पर आवर। तो इस एरिया में, इस हिस्से में जो कार है दैट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये स्लो डाउन हो रही है। आगे पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। नहीं, कुछ क्वेश्चन में गलत पड़ गया। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। सो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, करेक्शन कर रहा हूं। उसने पूछा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। कुछ देर ये यूनिफॉर्म मोशन में चली, उसके बाद इसमें रिटार्डेशन थी, ये स्लो डाउन हो रही थी। ये जो टोटल एरिया है, दिस टोटल एरिया जो इस ग्राफ ने इंक्लूड किया, दिस विल रिप्रेजेंट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। क्वेश्चन में लिखा था, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, अब क्योंकि स्टेटमेंट परफेक्टली क्लियर नहीं है तो कुछ ना कुछ मुझे खुद करना पड़ रहा है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में ये समझूं कि मुझसे कहा गया हो वो एरिया शेड करो जिसमें रिटार्डेशन हो रही है, जिसमें कार स्लो डाउन हो रही है, तो वो ये वाला एरिया आएगा। शेड नहीं हो पा रहा तो लेट मी चेंज समथिंग। लीजिए, तो मैं शेड कर रहा हूं वो वाला एरिया। ये जो डबल क्रॉस हो गया बच्चों, ये जो डबल क्रॉस वाला एरिया है, ये वो एरिया है दैट रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन। ठीक है, जब ब्रेक्स अप्लाई की गई थी उस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो हमारे पास यहाँ पे है, ड्यूरिंग रिटार्डेशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन, राइट। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा कौन सा हिस्सा है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। बेटा ए से बी तक का हिस्सा जो है, इसमें पार्टिकल या कार की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। सो दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ फ्रॉम ए टू बी, दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ए से बी तक कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, बी से सी तक रिटार्डेशन होगी,
ब्रेक सप्लाई कर दी और सी पॉइंट पे आके कार की वेलोसिटी 0 हो गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of the three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. First question क्या है? Which of the three is traveling the fastest? कौन सबसे तेज चलेगा? देखो बेटा, slope of the distance time graph gives speed. इसमें जिसकी स्लोप ज्यादा है वो सबसे ज्यादा तेजी से चलेगा, जिसकी ढलान सबसे ज्यादा है। ठीक है, समझने के लिए आसान तरीका होता है, जो इस एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है उसकी स्लोप ज्यादा है, यानी कि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। तो आपके इस केस में क्या आंसर बनेगा, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है? देख के ही आंख से बिना कुछ कैलकुलेशन के आप अंदाजा लगा सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस लाइन बी, इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, यानी कि इस पार्टिकल की स्पीड सबसे ज्यादा। तो ए पार्ट में विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, आंसर विल बी बी। बी मस्ट बी ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, क्योंकि इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप सबसे, अरे 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 क्या बोल गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप सबसे ज्यादा होगी। अगला पार्ट है, आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम टाइम ऑन द रोड? क्या ये तीनों कभी कोई ऐसा समय था कि जब मिले थे? आंसर इज नॉट एट ऑल। अगर ये तीनों मिले होते तो ये ग्राफ, तीनों ग्राफ एक पॉइंट पे कट करते। यहां पर देखिए, यहां पर ये ग्राफ में एक जगह कट है, एक यहां पे कट है, एक कट यहां पे है। इन तीन कट्स का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा पार्टिकल किसके साथ मिल रहा है। ये जो दो ग्राफ हैं, एक बी का है और एक सी का है। यहां पर बी एंड सी आपस में मिल रहे हैं। इस लाइन को ये ए है और ये बी है। यहां पर ए एंड बी मिलेंगे और इस पॉइंट पे सी एंड ए मिलेंगे। ठीक है, बट ये तीनों कभी भी एक पॉइंट पे नहीं मिले। तो बी पार्ट का आंसर होगा कि ना भैया ना, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे, तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे। दो दो मिल रहे हैं बट तीनों कभी भी एक साथ एक पॉइंट पे रोड पे इकट्ठे नहीं हुए। थर्ड पार्ट क्या है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए? जब बी ने ए को पास किया, ये रहा बी ने जब ए को पास किया, कलर चेंज करते हैं, बी ने जब ए को पास किया, बी ने ए को यहां पे पास किया है, तब सी ने कितना ट्रेवल कर लिया? सी वाली लाइन कौन सी थी, ये रही, ये लाइन है सी वाली। ठीक है, बी और ए आपस में कब मिले हैं, इस पॉइंट पे। तब तक क्वेश्चन ये है कि तब तक सी ने कितना ट्रेवल कर लिया है। तो भाई सी वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ सी वाला था, है ना, सी एंड ए, तो ये सी वाला ग्राफ है। सी यहां तक पहुंच चुका है, तो सी ने कितना ट्रेवल कर लिया है? देखो बेटा, सी ने कहानी शुरू कहां से की थी, इस पॉइंट से। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में करेंगे, सी ने यहां से कहानी शुरू की थी और यहां पे खत्म किया है। तो ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा और ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा और इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे देखिए कितना होगा। थोड़ी सी यहाँ पे शुद्ध मैथमेटिक्स या ग्राफिकल स्किल्स आपके यूज होने वाली है। चलिए देखते हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट्स बराबर हैं 4 किलोमीटर के। ठीक है, 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 7 यूनिट्स ऑन द ग्राफ इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो 1 यूनिट ऑन द ग्राफ किसके बराबर हो गया, 4/7 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ग्राफ पे फिर से फोकस करते हैं। देखो यहां से चलना शुरू किया, ये कौन सा यूनिट था, 1 2 3 4, फोर्थ यूनिट से चलना शुरू किया। 4 किलोमीटर नहीं कह रहा, फोर्थ यूनिट, और यहां पहुंच गया। ये लगभग एग्जैक्टली मान लो अप्रोक्सीमेटली ये 8 के आसपास ही है। तो फोर्थ यूनिट से चल के 8 किलोमीटर तक, ये सीधा किलोमीटर है बेटा, ये 8 किलोमीटर है
और ये हमारी फोर्थ डिवीजन है, तो फोर्थ डिवीजन का मतलब 4 यूनिट्स हो गया। यानी कि जब उसने स्टार्ट किया टाइम 0 के ऊपर, जब स्टार्ट किया टाइम 0 की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल डिस्टेंस कितना था? एस से लिख लो डिस्टेंस को, या डी लिख लो, आसान है, डी लिख लो, D1। स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना था? D1, 4 यूनिट, और एक यूनिट किसके बराबर है? 4/7 किलोमीटर के, तो ये हो गया 16/7 किलोमीटर। टाइम 0 पे 16/7 किलोमीटर। जब यहां पर ए ने बी को क्रॉस किया तब इसका डिस्टेंस कितना था? 8 किलोमीटर। ठीक है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम मैं पूरा लिख नहीं रहा, जब ए एंड बी को क्रॉस किया तो ये डिस्टेंस कितना था? 8 किलोमीटर। तो इसका मतलब इस इंटरवल में, इस दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग दिस इंटरवल कितना डिस्टेंस कवर हुआ? ड्यूरिंग दिस इंटरवल कितना डिस्टेंस कवर हुआ? ये होगा D2 माइनस D1। D2 कितना है? 8, D1 कितना है? 16/7। राइट बच्चों, तो यहां से क्या कॉमन आएगा हमारे पास? कॉमन 8 रख सकते हो, 1 माइनस 2/7, एलसीएम ले लो, 7 माइनस 2 5, 40/7 आपके पास बन जाएगा, 40/7 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया सी ने उतनी देर में जितनी देर में ए और बी आपस में मीट किए, ए और बी आपस में मिले। राइट, क्वेश्चन का अगला पार्ट, डी पार्ट है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। बी ने जब सी को पास किया, ये पॉइंट है, जब बी ने सी को पास किया तब बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? बी ने तो बच्चों स्टार्ट किया था ओरिजिन से, ओ पॉइंट से, 0 से, तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये पॉइंट है, ये इसके मिड में आ रहा है, ग्राफिकली देखा जाए तो ये मिड में आ रहा है। यहां पर देखो 4 किलोमीटर तो हो चुके हैं, उसमें 1, 2 एंड 0.5, 2.5 यूनिट्स और ऐड हो चुके हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, शुरू में ये थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, तो 4 किलोमीटर प्लस 2.5 यूनिट्स, 4 किलोमीटर प्लस 2.5 यूनिट्स। एक यूनिट हमारे पास किसके बराबर है? एक यूनिट हमने लिखा था 1 यूनिट इज इक्वल टू 4/7। ऐसा करते हैं, 2.5 को लिख लेते हैं 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4/7, ये कट गया, 2 आ गया, ये आ गया 4 किलोमीटर प्लस 10/7 किलोमीटर, ये हो गया 28 प्लस 10, ये हो गया मेरे पास 38/7 किलोमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 38/7 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर समथिंग आएगा, वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपके पास, जब बी ने सी को क्रॉस किया तो जो बी है उसने डिस्टेंस कवर किया 38.7 किलोमीटर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। ड्रॉप शब्द जब यूज किया जाए तो इनिशियल स्पीड 0 मानी जाएगी। ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो ये बच्चों मान लीजिए ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, दिस इज बॉल, से बॉल का नाम ए रख लीजिए, इसे 20 मीटर से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल स्पीड 0 होगी। जैसे जैसे ये नीचे आ रही है वैसे वैसे इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, और नीचे आते हुए इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दे रखी है। क्वेश्चन ये है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ये ग्राउंड को कितनी स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगी? तो एक्चुअली आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास u की वैल्यू कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। और मुझे टाइम निकालना है, दो पार्ट ही हैं, एक में टाइम निकालना है और दूसरे में वेलोसिटी निकालनी है। तो
वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया जा सकता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u कितना है मेरे पास 0, एक्सेलरेशन कितनी है 10, टाइम मुझे नहीं पता, लुट्टे गए, तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा क्वेश्चन। अभी यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू नहीं आ पाएगी, ठीक है। अभी इसको मैं पॉज देके छोड़ रहा हूँ, हमने कुछ गलत नहीं किया है, बट हमने पहले ये फॉर्मूला लगा लिया। वी कैन ट्राई विद सेकेंड वन। सेकेंड देखो, वी कैन ट्राई विद v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी देखनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितनी है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, तो v स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया बेटा 400, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गई फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं इस फाइनल वेलोसिटी को इधर पुट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ये 10 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो t की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2 सेकेंड आ जाएगी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, ये ठीक हो गया भाई, कहाँ गए? यस, दिस इज डन। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और वही सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से ग्राफिकल क्वेश्चन है, थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है? द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर। बहुत बढ़िया, स्पीड टाइम ग्राफ हमें दे रखा है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड्स में कार कितना ट्रेवल की है? पहले 4 सेकेंड्स में देखो बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ है। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। एरिया अंडर speed time graph, area under speed time graph gives distance covered by the object. This gives distance covered by the object, right? This gives distance covered by the object. क्या हो जाएगा इतना? परफेक्ट। अब ये डिस्टेंस निकालना है, ये कर्व है, ये कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रही कि आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग अपनी फिर से ग्राफिकल स्किल्स यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आपको ना हर एक यूनिट का एरिया निकालना पड़ेगा, ये लॉजिकली निकलेगा, थोड़ा दिमाग ओपन रखिएगा, ठीक है, और जरूरत पड़े तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। देखो बेटा, 2 तक कितना हुआ? 1 2 3 4 5 यूनिट्स हैं, यानी कि 2 सेकेंड इज इक्वल टू 5 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट कितना हो गया? 1 यूनिट इज इक्वल टू 2/5 सेकेंड, यानी कि 0.4 सेकेंड हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग देखिए 1 2 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 3 यूनिट्स इज इक्वल टू हाउ मच? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 यूनिट कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया मेरे पास 2/3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इधर से 1 यूनिट, इधर ये दिखाई नहीं देगा, हाँ जी, ये जो इधर से इस डायरेक्शन में देख रहे हैं इसकी वैल्यू है 2/3, इधर से देख रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी है 0.4। तो ये स्क्वायर यूनिट जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ध्यान से बच्चों, इधर है मेरे पास 2/5 सेकेंड और इधर है मेरे पास 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर एरिया देखना हो तो एक यूनिट का डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा? 2/3 इंटू 2/5, दिस कम्स आउट 4/15 मीटर। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट 4/15 मीटर, राइट। तो अब हम देखेंगे कि 4 सेकेंड तक हमारे पास कितने यूनिट्स आते हैं। यूनिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो छोटे छोटे रह गए उनको फिलहाल काउंट नहीं करेंगे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ये लगभग पूरा ही है, 57 ये भी लगभग पूरा है, 58 तक तो एग्जैक्टली पूरे हो गए, है ना। ये मिला के एक काउंट कर लीजिए 59, ये दोनों मिला के एक काउंट कर लीजिए 60, ये दोनों मिला के एक काउंट कर लीजिए 61, ये दोनों मिला के एक काउंट कर लीजिए 62, ये छोड़ दिए क्योंकि जितना गिदर कम था उतना गिदर हो गया। तो टोटल मेरे पास 62 यूनिट्स हो गए। एक यूनिट का एरिया मुझे देता है 4/15 मीटर। तो जो मैंने यूनिट्स काउंट किए हैं, जो यूनिट्स मैंने काउंट किए हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 62 यूनिट्स, ठीक है। और एक यूनिट में कितना डिस्टेंस आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है भाई, 4/15 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास भाई साहब 62 इंटू 4/15 हो गया, राइट। तो ये हो गया इतना, ये डिस्टेंस जो है वो कवर होगा इस दौरान इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करते हैं, वो ट्रायंगल मान के सॉल्व कर देते हैं, बट बेटा ये क्वेश्चन बनाया इसलिए गया है ताकि आप ग्राफ के कंसेप्ट को समझ सको। एंड एनसीईआरटी में भी इसका आंसर नहीं दिया हुआ, राइट। तो यही अप्रोच बेस्ट है, और किसी ने किसी और तरीके से किया है तो उसने कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन लगाई है, कुछ ना कुछ छोड़ दिया है क्वेश्चन में। दिस इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है हमारे पास, पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो लगभग इस पॉइंट पे आके, ठीक है, और बेहतर लिख लें तो 6 सेकंड्स ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कर्व है, ठीक है, ये हटा देता हूं, यहाँ पे थोड़ी सी कर्व है, तो कहाँ गया भाई साहब। तो और बेहतर लिखना हो तो आप एग्जैक्टली 6 सेकंड देख सकते हो। इस सेकंड पे जाके ग्राफ एकदम सीधा हो जाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब मोशन, यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आफ्टर 6 सेकेंड्स पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद या मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग situations are possible and give an example of each of these. An object with a constant acceleration but zero velocity. Yes बच्चों, ये हो ही सकता है। आपने एक बॉडी को फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर की तरफ फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी थी तो इसकी वेलोसिटी थी 0, but this body was having acceleration which is acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन exactly 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इन अप्रोक्सीमेशन वी टेक इट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी यहाँ पर एक पल के लिए रुकेगी, बट अभी भी इसमें रिटार्डेशन एक्सेलरेशन होगी, बॉडी नीचे की तरफ खींची जा रही होगी, ठीक है, एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पीछे आज ही हमने एनसीईआरटी का किया भी है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। यस डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। जैसे एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूमते हुए कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको आप कहते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड से अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसमें एक्सेलरेशन है, यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट है बट इसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इनफैक्ट सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है
उसका नाम होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC। इट रिप्रेजेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन? इट विल हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। राइट बच्चों, बढ़िया। अगला पार्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अरे भाई यही आंसर बन गया। देखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम होता है सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लग रही है। हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, वेलोसिटी इधर को रहेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर रहेगी, वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो थर्ड पार्ट हमें बताना है वो सिचुएशन यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे। आंसर इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकंड पार्ट हमें बताना है कि एक्सेलरेशन तो हो पर स्पीड कांस्टेंट हो। अगेन आंसर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 kilometer. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. अर्थ के अराउंड घूमने के लिए इसे 24 आवर्स लगते हैं। तो टाइम दे रखा है 24 आवर और ये किस रेडियस में घूम रहा है? ये रेडियस की वैल्यू हमें दे रखी है 42,250 किलोमीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस आर है, एक चक्कर पूरा किया तो सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर। 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हो। रेडियस हमें दे रखा है 42250 किलोमीटर। हम अपना आंसर किलोमीटर पर सेकंड में ही लिख देंगे। टाइम कितना है? आवर्स में लिख देंगे, किलोमीटर पर आवर में। टाइम ये 24 आवर दे रखा है, 24 आवर। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। यू विल गेट योर आंसर। आंसर विल बी इन किलोमीटर पर आवर। देखते हैं आगे कुछ है या नहीं। नहीं, इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज बच्चों यहीं पे खत्म होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।